वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और आपको बताते हैं कि वजीर आला अली अमीन गंडापुर से कुरम के मामले पर कायम ग्रैंड जरगे के मेंबरान ने मुलाकात की। मशीर बराए इत्तलात बैरिस्टर सैफ भी इस मौका पर मौजूद थे। मुलाकात में कुरम के मसाइल के हल के लिए बाज़ाब्ता मुज़ाकरात के आगाज और दीगर मामलात पर तबादला ख्याल हुआ। जरगे ने मामले के पुरअमन हल के लिए हर मुमकिन कोशिश की और सूबाई हुकूमत को हर मुकम्मल तावन की यकीन दहानी करवाई। इस मौका पर अली अमीन गंडापुर का कहना था कि जरगा अरकान को इलाके में जाकर मुज़ाकरात के लिए तमाम सहूलियात और सपोर्ट फराहम करेंगे। उम्मीद है ग्रैंड जरगे के जरिए कुरम के मामले का पुरअमन पायदार हल निकल आएगा। मुलाकात के दौरान साबिक वफाकी वजीर नूरुल हक कादरी, साबिक सेनेटर सालिया शाह, साबिक सेनेटर सजाद खान भी मौजूद थे, जबकि साबिक वफाकी वजीर गुलाब जमाल, साबिक गवर्नर के पीके इंजीनियर शौकतुल्लाह, सेनेटर अब्दुल रज़ाक और दीगर भी शामिल थे। रियासत पाकिस्तान के खिलाफ मजमून प्रोपेगेंडा में मुलविस अफराद की शनाख्त के लिए ज्वाइंट टास्क फोर्स का क़याम कर दिया गया। चेयरमैन PTI की सरबराही में 10 रुकनी ज्वाइंट टास्क फोर्स तश्कील दे दी गई। दीगर इदारों के अफसरान भी शामिल किए गए। वज़ीर आज़म के अहकामात के तहत ज्वाइंट टास्क फोर्स का क़याम अमल में लाया जाएगा। हालिया दिनों में दहशतगर्दी के वाक़यात के पेश नज़र रियासत पाकिस्तान और सिक्योरिटी फोर्स के खिलाफ गुमराह कुन प्रोपेगेंडा जारी है। शरपसंद अनासिर सिक्योरिटी फोर्सेज के हवाले से गुमराह कुन प्रोपेगेंडे में मुलविस हैं। ज्वाइंट टास्क फोर्स हालिया एहतजाज के पेश नज़र झूठा प्रोपेगेंडा करने वाले अनासिर की निशानदही करेगी। टास्क फोर्स 10 रोज में सिफारिशात मरतब करके हुकूमत को पेश करेगी। दूसरी जानिब वफाकी वजीर कानून और इंसानी हकूक आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि पाकिस्तान में सिनफी बुनियाद पर तशद्दुद की रोकथाम के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। इस्लामाबाद में तकरीर से खिताब करते हुए आजम नज़ीर तारड़ का कहना था कि सिनफी बुनियाद पर तशद्दुद एक अहम मसला है। पाकिस्तान में सिनफी बुनियाद पर तशद्दुद की रोकथाम के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। ख्वातीन के बुनियादी हकूक की फराहमी के लिए इकदाम किए गए हैं। हमारा दीन भी ख्वातीन के हकूक की तहफ़्फ़ुज़ के लिए जोर देता है। मुतवाज़िन माशरा होना चाहिए जिसमें मर्द और औरत एक जैसे हकूक रखते हों। हमें ऐसे माशरे की ज़रूरत है जिसमें घर का हर फर्द मुल्क की तरक्की में हिस्सा डाले। हमारा दीन बहुत ज़्यादा हकूक देता है। दीन के मुताबिक चलेंगे तो सारी चीज़ें कहने की ज़रूरत ना पड़ेगी। आज़म नज़ीर तारड़ का मज़ीद कहना था कि बहैसियत वफाकी वज़ीर बराए कानून और इंसानी हकूक मेरी ये जिम्मेदारी है। इंसानी हकूक की वजारत ने मुख्तलिफ क़वानीन बनाने में अहम किरदार अदा किया है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, मशीन्स और तंजीमें भी अपना काम कर रही हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार सरकारी दौरे पर ईरान रवाना हो गए। ज़राए के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर ईरान के लिए रवाना हुए। वज़ीर ख़ारजा इक़्तिसादी ताउन तंजीम ECO के वज़रा कौंसिल के 28वें इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार चार्टर फ्री AC और क्लीन एनर्जी सेंटर पर दस्तखत करेंगे। इजलास के मौका पर लीडर इनसे 2 तरफा मुलाकातें भी करेंगे। याद रहे कि 2017 में पाकिस्तान में भी ECO मिशन तय पाया था, जिसका मकसद इक़्तिसादी ताउन को फ़रोग़ देना है। इजलास में मुख्तलिफ़ ममालिक के वज़राए ख़ारजा शिरकत करेंगे। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अफसरान ने रेवेन्यू शॉर्टफॉल का जिम्मेदार मौजूदा इंतजामिया को करार दे दिया। इनलीड रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर्स एसोसिएशन ने कहा कि नातजर्बे, बेकारी और गुमराह कुन पॉलिसियों के बायस 356 अरब रुपए की कमी आई है। रेवेन्यू टारगेट में नाकामी की वजूदा FBR की इंतजामिया की पॉलिसियां हैं। नाम निहाद इंफॉर्मेशन प्लान के नाम पर पॉलिसियां बनाकर अमल किया जा रहा है। एसोसिएशन का कहना है कि ट्रांसफॉर्मेशन प्लान से अफसरान में बेचैनी फैली और शदीद इनराफ का बायस बना। इस प्लान के बायस रेवेन्यू इकट्ठा करने की कोशिशें भी मुतासिर हुई। इन लीड सर्विस ऑफिसर ने कहा कि 80% ज्वाइंट फील्ड अफसरान विफाक में सबसे कम तनख्वाह पर काम कर रहे हैं। इन फील्ड अफसरान को ट्रांसपोर्टर, फ्यूल और रिहायशी सहूलतें भी नहीं दी जा रही। दूसरी जानिब पेशावर हाई कोर्ट ने उमर अयूब और फैसल अमीन को 21 दिसंबर तक राहदारी जमानत दे दी। PTI रहनुमा उमर अयूब और फैसल अमीन की राहदारी जमानत की दरख्वास्तों पर जस्टिस शकील अहमद ने समाअत की। समाअत के दौरान जस्टिस शकील अहमद ने कहा कि मुल्क सलामत है तो हम हैं। पहली तरजीह मुल्क होना चाहिए। जो मसाइल हैं इनको पार्लियामान में बैठ कर हल करें। इन्होंने कहा जब कोई नाखुशगवार वाक़या होता है तो मुल्क का नुकसान होता है। कोई सिक्योरिटी वाला जख्मी होता है तो वो भी इस मुल्क का बेटा है। उमर अयूब, आप अपोजिशन लीडर हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है। जस्टिस शकील अहमद ने कहा कि हुकूमत को भी जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना चाहिए। मसाइल बैठकर हल करें, इसी में सबकी बेहतरी है। खबरों की तफसीलात को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम की तैनाती केस का आईनी बेंच टूट गया। जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस जमाल खान मंदू केस ने केस सुनने से मौजरत कर ली। आईनी बेंच ने केस दूसरे आईनी बेंच में मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि जस्टिस अमीनुद्दीन और मैं जुडिशल कमीशन के मेंबरान हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन का मेंबर था। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सीनियरिटी कोई बुनियादी हक नहीं, सीनियरिटी से हटकर चीफ जस्टिस की तैनाती की माजी में मिसालें मौजूद हैं।
چیف جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کمیشن کے 2 تجزیہ والا کیس نہیں سن سکتے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی تعیناتی کے کیس میں جوڈیشنل کمیشن کو بھی فریق بنایا گیا۔ دوسری جانب امریکہ میں قید پاکستانی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی صحت یابی، رہائی اور وطن واپسی سے متعلق ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کی درخواست پر اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس سردار اعجاز الحق خان نے عافیہ صدیقی کی رہائی سے متعلق کیس کی سماعت کی۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل اور نمائندہ وزارت خارجہ عدالت میں پیش ہوئے۔ ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کے وکیل عمران شفیق اور عدالتی معاون زینب جنوجہ بھی عدالت میں پیش ہوئے۔ دوران سماعت ایڈیشنل اٹارنی جنرل منور اقبال اسلم نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو آگاہ کیا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے عافیہ صدیقی کیس میں امریکہ جانے والے وفد کی مالی معاونت فراہم کرنے کی سمری پر بھی دستخط کر دیے۔ بعد ازاں اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے متعلق کیس کی سماعت 13 جنوری تک ملتوی کر دی۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے نشے کی حالت میں اسلحہ خریدنے کے کیس اور ٹیکس فراڈ مجرم قرار دیے گئے اپنے بیٹے ہنٹر بائیڈن کو صدارتی معافی دینے کا اعلان کر دیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ولیمٹن کی عدالت نے رواں سال جون میں ہنٹر بائیڈن کے خلاف 2018 میں نشے کی حالت میں اسلحہ خریدنے اور اس سے متعلق غلط بیانی کر کے تینوں الزامات درست قرار دے دیے تھے۔ جو بائیڈن کے بیٹے پر ایک اور الزام ٹیکس فراڈ اور ریٹنل فائل نہ کرنے سے متعلق بھی تھا، جس میں ہنٹر بائیڈن نے اعتراف جرم بھی کیا تھا۔ ہنٹر بائیڈن پر 9 الزامات تھے اور انہوں نے تمام الزامات میں اعتراف جرم کیا تھا۔ اعتراف جرم کے بعد جج نے ہنٹر بائیڈن کو خبردار کیا کہ اس پر انہیں 17 سال قید اور $4,50,000 تک جرمانہ ہو سکتا ہے۔ دوسری جانب امریکہ کی قومی سلامتی کے مشیر جیک سلوون نے کہا کہ امریکہ غزہ میں جنگ بندی اور یرغمالوں کی رہائی کے لیے ایک سمجھوتے پر کام کر رہا ہے، تاہم ابھی بھی یہ سمجھوتا ممکن نہیں ہو سکا۔ مشیر جیک سلوون کا ایک بیان میں کہنا تھا کہ ہم اس معاملے میں پوری سرگرمیوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں تاکہ یہ سمجھوتا ممکن ہو جائے۔ اس سلسلے میں علاقے کے متعلقہ کلیدی کھلاڑیوں کے ساتھ گہرے رابطے میں ہیں اور مسلسل کوشش کی جا رہی ہے، حتیٰ کہ آج بھی ہم اس سلسلے میں کام ہونے والے ہیں۔ اس پر مزید کام جاری رہے گا۔ ہمیں امید ہے کہ ہم ایک فائر بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کے لیے کامیاب ہو جائیں گے، لیکن ابھی بھی اس تک پہنچے نہیں ہیں۔ وقت ہوا ہے شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ اب شامل کرتے ہیں علاقائی خبریں۔ ننکانہ صاحب میں UCMO ایریا انچارج پولیو ہیلتھ ورکرز کے لیے ایک روزہ ٹریننگ سیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں خصوصی شرکت سے CHO ہیلتھ ننکانہ ڈاکٹر محمد طلحہ خان شیروانی نے کی۔ ضلع ننکانہ کے تمام پولیو ہیلتھ ورکرز نے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال میں ایک روزہ ٹریننگ سیشن کا انعقاد محمد نواز دیرت ڈسٹرکٹ فوکل پرسن پولیو کی سرپرستی میں کیا۔ شرکا سے خطاب کرتے ہوئے CO ہیلتھ ڈاکٹر محمد طلحہ خان شیروانی نے کہا کہ والنٹیئر کی ڈیوٹی ہرگز نہیں لگائی جائے گی، بلکہ ان کی جگہ مختلف سرکاری محکموں کے ملازمین کی ڈیوٹی لگائی جائے گی۔ انہوں نے مزید گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ غیر حاضر اور کام نہ کرنے والے ملازم کی محکمے میں کوئی جگہ نہیں۔ ڈسٹرکٹ فوکل پرسن پولیو محمد نواز دیرت نے کہا کہ 16 دسمبر سے شروع ہونے والی پولیو مہم کو ہم نے ہمیشہ کی طرح کامیاب بنانا ہے اور اس میں مزید محنت اور لگن کے ساتھ کام کرنا ہے اور نہ صرف ضلع ننکانہ صاحب بلکہ پورے پاکستان سے پولیو کا خاتمہ کرنا ہے۔ ٹریننگ سیشن میں ڈاکٹر راشد محمود ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ننکانہ، نعیم طارق ماسٹر ٹرینر، جاوید طاہر ماسٹر ٹرینر، سجاد حسین اور دیگر میل اور فیمیل سٹاف نے شرکت کی۔ ساؤتھ ایشیا گلوبل ٹی وی کامیابی کی طرف گامزن۔ راولپنڈی میں بیورو آفس کا شاندار افتتاح، سیاسی اور شخصیت کے ساتھ ساتھ میڈیا کے نمائندوں نے بھی شرکت کی۔ مزید جانتے ہیں محمد اشرف بھٹی کی اس رپورٹ میں۔ میں اس وقت موجود ہوں جی صدر مین بینک روڈ پر۔ یہاں پہ ہم نے ساؤتھ ایشیا گلوبل ٹی وی کا آفس کا افتتاح کیا۔ ابھی بہت سارے دوست میرے ساتھ موجود ہیں، ان دوستوں کی بھی رہا بھی لیتے ہیں، چونکہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری اور میری ٹیم کو کامیابی عطا فرمائے اور اس ٹی وی چینل کے ساتھ ہم انشاءاللہ عوام کی بہترین خدمت کر سکیں گے، ہم دعا کو ہیں جی۔ جانتے ہیں میرے ساتھ ملک عابد صاحب موجود ہیں۔ ملک عابد صاحب سے جانتے ہیں، ملک عابد صاحب چونکہ ایک پروگرام کر رہے ہیں جرم آخر جرم، وہ میرے ساتھ شامل ہے اس ٹائم۔ ملک عابد سے پوچھتے ہیں، ملک عابد صاحب آپ کا کیا خیال ہے؟ جی سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اپنے چینل والوں کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہ سمجھا کہ ہم اس قابل ہیں کہ ہم یہ ان کے چینل کے لیے کام کر سکیں گے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ راولپنڈی میں ہمارا پہلا آفس ہے، اس کے بعد انشاءاللہ اسلام آباد میں بھی ہمارا آفس ہوگا۔ تو ابھی ابتدا ہے، آج افتتاح ہے، انشاءاللہ مزید آپ کو 15-20 دن، 1 مہینے کے اندر اندر بہترین کام ملے گا اور بہترین ورکنگ ملے گی یہاں پہ۔ انشاءاللہ ہم بھی کوشش کریں گے کہ بہت زیادہ بہتر سے بہتر ہو سکے۔ اور بھی کوئی دوست میرے ساتھ موجود ہیں، ان کا بھی ان سے بھی جانتے ہیں کہ ان کا کیا خیال ہے، وہ گلوبل ایشیا ٹی وی کے بارے میں کیا اظہار خیال کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم بھٹی صاحب۔
पर सब मैं साउथ एशिया ग्लोबल टीवी का मशहूर हूँ कि जिन्होंने अशरफ भट्टी साहब की एक टीम के साथ हमें पिंडी इस्लामाबाद में मुतारफ़ कराया। मेरी दुआ है कि साउथ एशिया ग्लोबल टीवी दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे और हम इसके साथ हैं और हमेशा के साथ इनके साथ ही रहेंगे इंशाअल्लाह। फखर साहब आप बताएं क्या कहते हैं? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सदर में साउथ एशिया इंटरनेशनल टीवी का इफ्तिताह हुआ है, ब्यूरो चीफ अशरफ भट्टी साहब हैं, तो इन्होंने हमें इस काम के लिए चूज़ किया है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के इस नए काम में हम इंशाल्लाह खिदमत सर अंजाम देंगे और दिन दुगनी रात दुगनी इंशाल्लाह मलिक आबिद साहब के साथ तरक्की में बाकदम रहेंगे और साबित कदम रहेंगे। जी आपने ये सब कुछ जाना। इंशाल्लाह जैसा कि मेरे दोस्त कह रहे हैं कि रात दुगनी दिन चुगनी तरक्की करे, रात दिन दुगनी और दिन चुगनी तरक्की करेगा चैनल, क्योंकि चैनल के हवाले से जिन दोस्तों का ज़्यादा ख्याल है वो मेरी टीम का एक हिस्सा है। इंशाल्लाह टीम अगर अच्छी होगी तो चैनल भी इंशाल्लाह बहुत तरक्की करेगा। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने पर विहाड़ी पुलिस के अफसरान और जवानों की इनामात और CC1 सर्टिफिकेट से हौसला अफजाई। DPO विहाड़ी मंसूर अमान और डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी इमराना तौकीर ने अफसरान में सर्टिफिकेट्स और इनामात तकसीम किए। इनाम पाने वालों में रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर नेक मोहम्मद डाकुओं, जबकि कांस्टेबल नबील शहजाद कच्चे के इलाके में दहशतगर्दों से बहादुरी से मुकाबला करते हुए जख्मी हुए, जिस पर इनको 2-2 लाख रुपए इनाम और सर्टिफिकेट से नवाजा गया। इनाम पाने वालों में रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर नेक मोहम्मद डाकुओं, जबकि कांस्टेबल नबील शहजाद कच्चे के इलाके में दहशतगर्दों से बहादुरी से मुकाबला करते हुए जख्मी हुए, जिस पर इनको 2-2 लाख रुपए का इनाम और सर्टिफिकेट से नवाजा गया। पाकपतन एक्सपो सेंटर लाहौर में होने वाली ज़राअत की नुमाइश में AS एग्रो तवज्जो का मरकज बना रहा। शुरा ने AS एग्रो को ज़राअत का इनकलाब करार दे दिया। 3 रोज़ा एग्रीकल्चर नुमाइश में मुल्क भर से ज़राअत से वाबस्ता मुख्तलिफ कंपनियों ने हिस्सा लिया, मगर सबसे ज्यादा तवज्जो का मरकज AS एग्रो रहा। तरक्की पसंद काश्तकारों और किसानों ने AS एग्रो की तमाम तर प्रोडक्ट को पसंद किया और इसे मुस्तकबिल में एग्रीकल्चर इनकलाब का नाम दे दिया। AS एग्रो के चीफ एग्जीक्यूटिव राव अली शेर ने कहा, हमारी तमाम तर प्रोडक्ट जदीद तरीन प्लांट पर आलमी मेयार के मुताबिक तैयार की गई हैं। हमारी प्रोडक्ट से किसान और काश्तकार खुशहाल होगा। डिस्ट्रिक्ट जेल शेखुपुरा में इक़दाम कत्ल का मुलजिम हलाक हो गया। पुलिस ने नाश DHQ अस्पताल के डेड हाउस में मुंतकिल कर दी। मुलजिम इमरान उर्फ चांद थाना हाउसिंग कानूनी के मुकदमा कत्ल में गिरफ्तार था, जिसे जेल भिजवाया गया। जेल इंतजामिया के मुताबिक इसकी तबीयत अचानक खराब हुई, जिसके इलाज मुआवजे की कोशिश की गई, मगर वो दम तोड़ गया। पोस्टमार्टम के बाद मौत के मरकात सामने आए, जबकि पुलिस ने लवाहिकीन को बजरिया फोन कॉल करके मुलजिम की शुगर बढ़ जाने का बताया और अहले खाना को इससे मुलाकात का कहा, मगर वो जब DHQ अस्पताल पहुंचे तो इल्म हुआ कि वो दम तोड़ चुका है, जिसके मुंह से झाग निकलती और पांव पर खून के निशानात देखे लवाहिकीन मुश्तल हो गए, जिन्होंने रोड ब्लॉक करके जेल इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और इल्जाम आयद किया कि जेल पुलिस ने मुद्दइयों से मुक्का मार मार कर मुलजिम को जेल के अंदर जहर देकर मार डाला और लाश DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दी ताकि इस कत्ल को छुपा सकें। जेल पुलिस इसकी मौत की तबीयत की नासाज बता रही है, हालांकि इसे शुगर समेत कोई बीमारी लाहक ना थी। 5 वक़्त नमाजी और बेगुनाह शहरी था, जिसे अदावत के तहत गिरफ्तार करवाया गया। पहले पुलिस और दीगर अफराद हमसे रकम लेते रहे, हमारी जमा पूंजी खत्म हो गई तो मुलजिम की मौत पर सौदेबाजी कर ली गई। हमें इंसाफ चाहिए। जेल पुलिस अस्पताल इंतजामिया से मिली भगत करके इमरान उर्फ चांद की तिबई मौत का जाहिर करना चाह रही है। हमारा मुतालबा है कि गैर जामिदाना तहकीकात के लिए इक़दामात उठाए जाएं। अब शामिल करेंगे खेल के मैदान से खबर। मोहसिन नकवी और PCB हुकाम की टीम दुबई से वतन वापसी पहुंच गई। टीम का बताना है कि पाकिस्तान के सरेंडर की कहानियां फजूल हैं। जराये के मुताबिक PCB चेयरमैन ने ICC चैंपियंस ट्रॉफी पर कई मुलाकातें की। PCB जराये का कहना है कि पाकिस्तान बोर्ड अपने मौक़िफ़ पर कायम है, जवाब का इंतजार है। जराये के मुताबिक पाकिस्तान ने अपनी शराइत ICC को पेश की। बोर्ड को ICC और इंडियन क्रिकेट बोर्ड के जवाब का इंतजार है। PCB जराये के मुताबिक पाकिस्तान के सरेंडर की कहानियां फजूल हैं। अगर सरेंडर करना होता तो ICC और भारत वक्त ना मांगते। जराये के मुताबिक दुबई में तातीलात की वजह से जवाब आने में एक वक्त सा लगता है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्पिनर सफियान मुकीम ने कहा कि कप्तान के दिए गए प्लान के मुताबिक बॉलिंग की और कामयाबी मिली। बिलावा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सफियान मुकीम ने कहा कि सीरीज का पहला मैच अहम होता है, जिसमें अल्लाह ने कामयाबी दी। उन्होंने कहा कि 165 स्कोर में इस ग्राउंड पर अच्छा स्कोर था। कप्तान के दिए गए प्लान के मुताबिक बॉलिंग की, जिससे कामयाबी मिली।
मेरी कोशिश थी कि जो प्लान मुझे मिला है इसके मुताबिक बॉलिंग करूं। इब्रार अहमद समेत हमारे सारे बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की। सुफियान मुकीम का मजीद कहना था कि इरफान नियाजी और तैयब ताहिर की शानदार बैटिंग की बदौलत स्कोर इतना हुआ। बुलेटिन के आखिर में शामिल करेंगे मौसम का अहवाल। महकमा मौसमियात ने मुल्क के चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई कर दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, शुमाली बलूचिस्तान, बालाई वस्ती पंजाब और इस्लामाबाद में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम सर्द और खुश रहने का इम्कान है। इस्लामाबाद और गिरदोनवा में चंद मकामात पर बारिश की तवक्को है। मरी, गिलियात, रावलपिंडी, अटक, जहलम, चकवाल, मियांवाली, सरगोदा, फैसलाबाद, गुजरांवाला, मंडी बहाउद्दीन, सियालकोट, नारोवाल, लिया, भक्कर और डेरा गाजी खां में भी तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। कोयटा, ज़ियारत, पशीन, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला, योब, शेरानी और मूसा खेल में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में स्मोक की शिद्दत में कमी ना हो सकी। लाहौर का आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहला नंबर है। बागों के शहर लाहौर में फिजाई आलूदगी की मजमूई शरह 277 रिकॉर्ड की गई। DHA फेज ए का AQI 449 पर जा पहुंचा। एस्तोफनजेड के इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स 433, गुलबर्ग के इलाके में AQI शरह 416 रही। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर में बारिश का आज कोई इम्कान नहीं। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 13 जबकि ज्यादा से ज्यादा 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। मौसम का अहवाल बताने वालों के अदादो शुमार के मुताबिक बागों के शहर लाहौर में हवा की रफ्तार 6 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड की गई, जबकि हवा में नमी का तनासुब 81% तक जा पहुंचा। खबरों की तफसीलात को आगे बढ़ाकर आपको बताएं, पंजाब हुकूमत ने स्मोक के तदारक के लिए मजीद पाबंदियां आयद कर दी। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब के मुताबिक खराब इंजन और ज्यादा धुआं छोड़ती गाड़ियों के रूट परमिट मनसूख करने का फैसला किया गया, जबकि जुम्मा और इतवार को ट्रकों, बसों और भारी गाड़ियों के लाहौर में दाखिले पर पाबंदी आयद होगी। मरियम औरंगजेब का कहना था कि एंटी स्मोक मुहिम के तहत लोधरा, ओकाड़ा, विहाड़ी और सरगोदा में 6 भट्टे गिरा दिए गए, जबकि 3 सनती यूनिट, 1 स्टेक रोलिंग मिल गई, 1 टेक्सटाइल यूनिट और 1 चावल मिल सील की गई। खराब इंजन और ज्यादा धुआं देने वाली 1000 से ज्यादा गाड़ियों की पड़ताल की गई, जिनमें 144 गाड़ियों पर पाबंदी आयद कर दी गई। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों, तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए साउथ एशिया ग्लोबल और विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sag.tv।